गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लानिंग के ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लानिंग को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में डिजाइन किया है। जैसा कि हमने अपने कोर्स को डिजाइन किया, उसमें प्लानिंग का 5वां नंबर है, यानी चैप्टर नंबर 5 है। बच्चों, किसी भी नई अर्थव्यवस्था या नव स्थापित राज्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सही से कर पाए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और उन रिसोर्सेज का बहुत ही प्लानिंग के साथ यूटिलाइजेशन आवश्यक होता है। यही कारण है जितनी नव स्थापित अर्थव्यवस्थाएं हैं, नव राष्ट्र हैं, नवनिर्मित राष्ट्र हैं, समाजवादी राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों ने प्लानिंग को अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में भी प्लानिंग को जगह दी गई। हिंदुस्तान में बेसिकली जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी जाए, कौन सा वह मॉडल होना चाहिए जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए उनके ऊपर पहली जिम्मेदारी थी कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग सुनिश्चित करें। इसी परिप्रेक्ष्य में रूस के प्रेरणा से भारत में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया और भारत में प्लानिंग बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। लेकिन इसका तात्पर्य कदापि यह अर्थ नहीं है कि आजादी के पहले भारत के विद्वानों ने प्लानिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। इसके पहले अवश्य सोचा था। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, आयोजन क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम पाते हैं कि प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी विशिष्ट व्यवस्था है जिसके द्वारा प्लान्ड वे में स्टेटेड स्ट्रेटेजी के साथ अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने टारगेट को एक निश्चित टाइम पीरियड में अचीव किया जाता है। इसका मतलब अगर आप परिभाषा में बांधें तो आप कह सकते हैं एन इकोनॉमिक प्लान is a set of specific economic targets to be achieved in a given period of time with a stated strategy। इसे परिभाषा में इस रूप में बांट सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि आखिर प्लानिंग की नीड ही क्या है। हमने अभी बातें तो की कि प्लानिंग की नीड क्या है, लेकिन इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझ लें तो यह हमारे दिमाग में ज्यादा फिट बैठेगा और हमारी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जुडिशियल सर्विसेज सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इनको पॉइंट वाइज अगर हम करें तो पहला पॉइंट ये है कि टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। प्लानिंग की पहली आवश्यकता है, यानी आयोजन की पहली आवश्यकता है कि किसी अर्थव्यवस्था को सतत गति दिया जाए और उसमें समावेशन शामिल किया जाए, अर्थात उस व्यवस्था का सतत और समावेशी विकास करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता। दूसरी
महत्वपूर्ण बात है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बीच बैलेंस बना करके काम किया जाए। ये प्लानिंग के साथ ही सब प्लानिंग से ही संभव है। अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ये प्लान बना के ही किया जा सकता है। और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया था, हमने कहा था कि जिस देश में पूंजी का निर्माण अधिक होता है या क्रॉस बॉर्डर इनफ्लोज देश में आते हैं, तो उस देश में पूंजी की पर्याप्तता होती है। और अगर पूंजी की पर्याप्तता हो तो अनेक आर्थिक क्रियाएं शुरू करना आसान होगा, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों की आय बढ़ती है, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इंडिविजुअल इनकम बढ़ती है, जीडीपी की साइज बड़ी होती है, लोग खुशहाल और संपन्न होते हैं और देश एक संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन को मोटिवेट करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए, इनहेंस के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों, प्रश्न ये है कि क्या आजादी के पहले हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, या देश के बुद्धिजीवियों ने क्या ऐसा कभी नहीं सोचा? जब इस पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बुद्धिजीवियों ने इसके पहले ही प्रयास शुरू कर दिए थे। आजादी के पहले 1934 में एक दक्षिण भारत के महान अभियांत्रिकी विद्वान एम विश्वेश्वरैया ने किताब लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में उन्होंने भारत के नियोजित विकास के लिए कॉन्सेप्ट रखा जो 10 वर्ष का था। लेकिन चूंकि हमारी सरकारें नहीं थी, हम गुलाम राष्ट्र थे, इसलिए यह योजना इम्प्लीमेंट करने की ना तो हमारे पास कोई मशीनरी थी और ना ही सरकार ने इस पर कोई अमल की। इसी वजह से यह एक सुझाव तक ही सीमित रह गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और इस कमेटी से ये कहा गया कि आप भारत के नियोजित विकास के लिए कुछ सुझाव दीजिए जिसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। लेकिन 1939 में कांग्रेस की मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने के साथ ही यह योजना भी फेल हो गई। यानी कांग्रेस ने अपने राज्यों में जहां जहां पे इन्होंने सरकार बनाई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, वहां भी ये काम नहीं कर पाए। फिर नंबर आता है 1944 का। 1944 में हिंदुस्तान के बेसिकली बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बम्बई योजना थी। बम्बई योजना में इन्होंने भारत के नियोजित विकास के लिए कुछ प्रोग्राम किए। इन्होंने हालांकि मशीनरी भी डेवलप करने की कोशिश की सर आरदेश दलाल के नेतृत्व में, लेकिन गुलाम भारत में इस पर बहुत ज्यादा काम करना किसी के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि कोई भी काम बड़े लेवल पर अगर करना है तो सरकारी तंत्र की सहायता बड़ी आवश्यक हो जाती है। यही कारण है कि ये भी कोई इफेक्टिव कार्य नहीं कर पाया। फिर 1944 में ही श्रीमान नारायण ने गांधीयन योजना प्रस्तुत की जो गांधी जी के विचारों पर थी। बेसिकली गांधी जी ने समय समय पर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी बातें कही थी। उन बातों को कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करके गांधीयन योजना लाई गई, जिसमें ये कहा गया कि भारत के नियोजित विकास के लिए बॉटम से लेकर के टॉप की तरफ चलना चाहिए।
यानी सबसे पहले ग्रामीण भारत को महत्व देना चाहिए और विकास की हवा वहीं से शुरू करनी चाहिए, इससे हमारा ठोस विकास होगा। लेकिन ये भी संभव नहीं हो सका क्योंकि सारे काम सरकार को करने थे। उसके बाद में 1945 का समय आता है। 1945 में सर एम.एन. राव ने एक प्लान रखा, पीपुल्स प्लान, जन योजना। लेकिन वास्तव में यह भी केवल सुझाव तक ही सीमित रहा। 1946 आ गया, 1946 आ गया। 1946 में इंग्लैंड में सरकार बदल चुकी थी और सरकार बदलने के बाद वहां से कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये कह दिया गया कि भारत के लोग अपनी अंतरिम सरकार बनाएं और अपने संविधान बनाने की व्यवस्था शुरू करें, अपनी संविधान सभा का निर्माण करें। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बना, यानी अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार ने केसी नियोगी के नेतृत्व में एक हाई लेवल एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का निर्माण किया और इससे कहा गया कि आप भारत के विकास के लिए क्या प्लान होने चाहिए, इसका सुझाव दीजिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कमीशन ने, केसी नियोगी कमेटी ने भारत सरकार को रिकमेंड किया कि आप भारत में एक प्लानिंग कमीशन का गठन करें और प्लानिंग कमीशन का गठन करने के बाद उसको प्लान बनाने की सलाह दें, प्लान बनाने का अधिकार दें। वो देश के रिसोर्सेस को आधार बना करके प्लान बनाएगा और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे भारत का विकास संभव है। अभी संविधान का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे काम हो रहे थे, इसीलिए बहुत कुछ निर्णय लेना इस पर संभव नहीं हो सका। और इसी बीच 1950 में हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने भी सर्वोदय योजना लाई, लेकिन चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो विपक्ष के नेता थे, इसीलिए उनकी बात पर भी कोई अमल नहीं हो सका। लेकिन केसी नियोगी कमेटी, चूंकि सरकार की योजना थी, इसलिए केसी नियोगी कमेटी की बात को अमल में रखा गया। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा की और रूस की यात्रा करने के बाद इन्होंने भारत में प्लानिंग कमीशन को स्थापित करने का निर्णय किया, रूस की प्रेरणा से। वास्तव में प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी और स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन था, यानी इस संस्था का उद्देश्य, इस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं था, संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं था, लेकिन यह आर्थिक मामलों में सलाहकारी संस्था के रूप में, एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में स्थापित हुई। इस संस्था के माध्यम से कई बड़े कार्य किए गए। हालांकि यह एक स्पेशलाइज्ड संस्था थी जो भारत को आर्थिक मामलों में, भारत सरकार को आर्थिक मामलों में सलाह देने का काम करती थी। इस संस्था में सदस्यों के कार्यकाल, क्वालिफिकेशन, ये सब तय कर दिए गए। प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिसियो होता था, यानी अध्यक्ष होता था, वो प्राइम मिनिस्टर होता था और इसका डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष ही कार्य करता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1950 में जो पहला प्लानिंग कमीशन बना, प्रथम योजना आयोग बना, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके पहले डिप्टी चेयरमैन थे। डिप्टी चेयरमैन ही सब काम करता था। तो बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा कि यह बेसिकली प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष
तथा गुलजारीलाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में प्लानिंग कमीशन एक एक करके धीरे धीरे काम करना शुरू। क्वेश्चन ये उठता है कि आपके प्लानिंग कमीशन के फंक्शन क्या थे। अगर हम प्लानिंग कमीशन के फंक्शन को देखें तो देखिए हमने पॉइंट वाइज इनको मार्क कर दिया। बच्चों हमने देखिए इसमें दिखाया है कि टू एस्टिमेट कंट्री फिजिकल कैपिटलिस्टिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी देश की भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधन का आकलन करना। दूसरा पॉइंट है टू मेक प्लान्स फॉर द मैक्सिमम इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, यानी प्लान बनाने के लिए देश के पास जो राष्ट्रीय संपदा है उसका संतुलित उपयोग करना। और तीसरा टू फिक्स वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्लान एंड टू मेक प्रपोजल फॉर द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। फिर हमारी नीड क्या है, हमारी नीड को ध्यान में रखते हुए हम उसको प्रायोरिटी बेसिस में अपने लक्ष्य को तय करते, यानी अपने लक्ष्यों की प्रायोरिटी बनाते और प्रायोरिटी बना करके हम उन पर काम करते। फिर उसके आधार पर किन किन लक्ष्यों की पूर्ति की जाए उस पर प्लानिंग कमीशन अपनी राय देता। सरकार को वह आर्थिक विकास में क्या क्या बाधाएं हैं उस पर भी सलाह देता था, और बहुत सारे स्टेजेस जो प्लानिंग के होते थे उन पर क्या रिफॉर्म किया जाए उस पर भी सलाह देता था। सेंटर और स्टेट के बीच एक लिंक बनाए रखता था, और उन सेंटर और स्टेट के बीच किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन पर भी विचार विमर्श करता था। सेंटर और स्टेट के बीच एक तरह से लिंक का काम करता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। फिर बच्चों प्लानिंग कमीशन जब प्लान बना देता था तो प्लानिंग कमीशन के बनाए गए प्लान को अप्रूव करने के लिए 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, एनडीसी बनाई गई। ये बनाई गई थी 6 अगस्त 1952 को। यह भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थी। इसका काम था कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए गए प्लान को अप्रूव करना। ये प्लान को देखती थी, समझती थी, और समझने के बाद इसे अप्रूव करती थी। चूंकि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में राज्यों का बहुत बड़ा योगदान था और राज्यों को ही प्लान लागू करने थे, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी जो डेमोक्रेसी के लिए, जिससे कि राज्य आसानी से इसे स्वीकार कर सकें, प्लान को समझ सकें और लागू कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता था, और सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज इट्स सेक्रेटरी, यानी वास्तव में जो प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष है वही इसका भी अध्यक्ष होता था। प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वही इसका भी सचिव होता था। वास्तव में अगर हम एनडीसी को देखें तो एनडीसी वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण था हमारी ये संस्था एनडीसी, क्योंकि एनडीसी वास्तव में राज्यों और केंद्र के बीच एक लिंक का काम करता था, एक सहायक संस्था के रूप में काम करता था। लेकिन बच्चों आइए हम इस एनडीसी के फंक्शन को एक एक करके पॉइंट वाइज देखें, जिससे यह आपके दिमाग में सेट रहे। पहला पॉइंट देखिए लिखा है टू इवेल्युएट द कंडक्ट ऑफ नेशनल प्लान ऑन पीरियडिकल बेसिस, यानी पीरियडिकल बेसिस पर, चक्रीय रूप में समय के आधार पर यह नेशनल प्लान को इवेल्युएट करता था, कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ।
दूसरा पॉइंट है टू रिव्यू द सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक नीतियों की भी ये समीक्षा करता था। तीसरा है टू रेंडर एडवाइस फॉर एसेंशियल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड रीजन्स, यानी जो अंडर डेवलप्ड क्षेत्र हैं, कम विकसित क्षेत्र हैं, और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, बैकवर्ड रीजन्स हैं, उन पर भी यह सुझाव देता था कि आखिर किस प्रकार से इन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास संभव किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है टू बिल्ड रिसोर्सेज फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास के लिए रिसोर्सेज का विकास करना भी इसका काम था। अगला पॉइंट है टू स्टडी द प्लान मेड बाय द प्लानिंग कमीशन एंड गिव इट द लास्ट मेक ओवर आफ्टर कंसिडरेशन, यानी जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए गए प्लान थे उस पर स्टडी करना, उस पर अपनी रिकमेंडेशन देना। फिर उसके बाद में आफ्टर अप्रूवल बाय एनडीसी ओनली डज द ड्राफ्ट ऑफ प्लान इज पब्लिश्ड, यानी एनडीसी के रेटिफिकेशन के बाद, अप्रूवल के बाद ही प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया गया प्लान अप्रूव होता था, पब्लिश होता था। पार्लियामेंट जब इसे पास कर देती थी तो यह लागू कर दिया जाता था। इस प्रकार से बच्चों एनडीसी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि प्लानिंग कमीशन जब प्लान को बनाता था तो उसमें कितने स्टेजेस होते थे, क्या क्या स्टेजेस होते थे। प्रोसेस ऑफ स्कीम फॉर्मेशन बाय द प्लानिंग कमीशन, यानी जब प्लानिंग कमीशन योजना बनाता है तो उसकी प्रोसेस क्या है। पहली स्टेज में देखिए, पहली स्टेज में कमीशन एंटिसिपेट्स सम डेफिनेट एंड प्रोजेक्ट आफ्टर डिस्कशंस विद वेरियस मिनिस्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सबसे पहले प्लानिंग कमीशन स्टेट गवर्नमेंट से कई मामलों पर डिस्कशन करता था, कई मामलों पर उनसे विचार विमर्श लेता था, डिस्कशन करता था, मंत्रियों से डिस्कशन करता था, और ताकि किसी निर्णय पर पहुंच सके, ये काम उसका रहता था। फिर कमीशन इसके बाद प्रायोरिटी बेसिस पर उनके क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, उनको बनाता था, और फिर उसके आधार पर देश के संसाधनों, भौतिक संसाधनों, पूंजीगत संसाधनों और मानव रिसोर्सेज कंट्री में क्या है वह इसको एस्टिमेट करता था और इसी के आधार पर अपने प्लान बनाता था। जो भी एस्टिमेशन प्लानिंग कमीशन का होता था वह एनडीसी के सामने रखा जाता था। एनडीसी भी उस पर डिस्कशन करती थी और फिर डिस्कशन करने के बाद उसे सरकार को अपनी या फेडरल गवर्नमेंट को अपने सुझाव भेज देती थी। इस तरह से पहला स्टेज पूर्ण होता था। सेकेंड स्टेज प्लानिंग का the central and state government make their own plan respectively and send these to the planning commission, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अलग अलग प्लान बना करके, अपनी मांगे बना करके, अपनी जरूरतें बना करके वह प्लानिंग कमीशन को भेज देते थे। दूसरे नंबर पर देखिए, आफ्टर स्टडिंग दीज प्लान्स कमीशन यूनिफाइज देम, यानी सेंटर के द्वारा और राज्य के द्वारा भेजे गए उनके प्लान को प्लानिंग कमीशन मिक्स करता था, उनको यूनिफाई करता था, उन पर सीरियस डिस्कशंस करता था, एक्सपर्ट से एडवाइस करता था, पॉलिटिकल पार्टी से एडवाइस करता था, और फिर उसके आधार पर यह प्लान बनाने का निर्णय लेता था। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड स्टेज। Discussions goes on among the various government after the drafts is issued, यानी तमाम सरकारों के द्वारा डिस्कशन के बाद, एक्सपर्ट की सलाह के बाद जो ड्राफ्ट प्लानिंग कमीशन बनाता था उसे इश्यू कर दिया जाता था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिसाइड द नेचर ऑफ स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स, इसका उद्देश्य यह था कि राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट को
निर्धारित किया जाए, क्योंकि वास्तव में राज्य को ही लागू करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, आफ्टर दिस डिस्कशन, आफ्टर दिस द कमीशन डिस्कसेस with the central cabinet and various ministers and put the final draft of the plan before the cabinet। यानी फिर वो सेंट्रल कैबिनेट के साथ बातचीत करता था, मिनिस्टर्स से बातचीत करता था, और बातचीत करने के बाद फिर वह कैबिनेट के सामने अपने प्लान रख देता था। इस प्रकार से देखिए, कैबिनेट के सामने प्लान रख दिए जाते थे। कैबिनेट जब इसे अप्रूव कर देता था, तब इसे एनडीसी के सामने रखा जाता था, और एनडीसी जब इसे अप्रूव कर देता था, तब यह पार्लियामेंट में रखा जाता था, और फाइनली पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करने के बाद यह योजना अप्रूव कर दी जाती थी, और इस प्रकार से यह योजना उस वित्तीय वर्ष में लागू कर दी जाती थी 1 अप्रैल को, जिस वित्तीय वर्ष के लिए बनाया गया होता था। इसका मतलब यह है 1 अप्रैल को यह योजना हमारी लागू कर दी जाती थी, क्योंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है इन जनरल, वह 1 अप्रैल को शुरू होता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से यह लागू कर दिया जाता था। बच्चों, ये तो रहा प्लानिंग कमीशन, एनडीसी की बातें, और कैसे प्लान बनता था इस पर बातें। अब इसी में अर्थशास्त्र से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित और प्लानिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इसका उल्लेख संविधान में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब ये समझता है कि एक अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण करना जरूरी है, तो वह सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए और कोऑपरेशन के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण कर सकता है। इस इंटर स्टेट काउंसिल के निर्माण की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 263 में की गई है, यानी आर्टिकल 263 में की गई है। इस आर्टिकल 263 के तहत हम, यानी भारत सरकार का राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण कर सकता था, और यह संस्था भी टोटली एडवाइजरी संस्था थी। इसमें केंद्र का जो होम मिनिस्टर होता था वह इसका चेयरमैन होता था। स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड लोग इसके मेंबर्स होते थे। इस तरह की इंटर स्टेट काउंसिल थी, और इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली बिचौलिए का काम करती थी। ये दिमाग में हमें रखना है। वास्तव में हिंदुस्तान में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशन से 1990 में स्थापित हुई थी। इसके पहले इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया गया। बेसिकली सेंट्रल, नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न रीजनल काउंसिल बनाए गए, वर फॉर्म अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1951। कुछ इसके अलावा 1951 में केंद्रीय, उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रीय काउंसिल तो बने थे, लेकिन वास्तव में इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण नहीं हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण किया गया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 263 में था। बच्चों, इसके अलावा हमारे देश में एक और संस्था की व्यवस्था थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, यानी आर्थिक सलाहकारी परिषद। आर्थिक सलाहकारी परिषद पहली बार हिंदुस्तान में 1998 में बना। बेसिकली यह भारत के प्रधानमंत्री के को सलाह देने के लिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर सुझाव देने के लिए
एक व्यवस्था थी, लेकिन वास्तव में इसकी जरूरत 1998 में समझी गई और उसी वर्ष आर्थिक सलाहकारी परिषद का निर्माण हुआ। बच्चों, इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है गाडगिल फार्मूला का। जब हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो हमें इस फार्मूले की भी बात कर ही लेनी चाहिए। इस फार्मूले को छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो गाडगिल, आइए हम देखते हैं गाडगिल फार्मूला क्या है। बेसिकली गाडगिल फार्मूला हैज बीन रिलेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड्स टू द स्टेट बाय सेंटर अंडर वेरियस प्लान्स। यानी गाडगिल फार्मूला केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। जो इकोनॉमिक असिस्टेंस सेंटर के द्वारा स्टेट को प्रोवाइड किए जाने हैं वो कैसा हो, ताकि जो इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस है, वो समाप्त हो जाए। इकोनॉमिक असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट बाय द सेंटर टू डू अवे द रीजनल इम्बैलेंसेस। यानी जो राज्यों को केंद्र से आर्थिक सहायता मिलती है वो बेसिकली क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए दी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए a formula was made to fix this added amount in the fourth 5-year plan, which is known as Garfield formula। यानी चौथे पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्यों को कितना अमाउंट देगा उस पर एक फार्मूला तैयार करने के लिए गाडगिल कमेटी बनाई गई थी और गाडगिल कमेटी ने जो फार्मूला प्रस्तुत किया था उसे ही गाडगिल फार्मूला हम कहते हैं। This formula was amended for the first time in 1980। 1980 में पहली बार इस फार्मूले में संशोधन किए गए, जिसके तहत ये कहा गया कि पर कैपिटा इनकम को आधार बना करके जो वेटेज हैं उनको तय किया जाए। यानी कुछ संशोधन किए गए गाडगिल फार्मूला में। फिर उसके बाद में गाडगिल फार्मूला में 1990 में सेकंड अमेंडमेंट किया गया और ये अमेंडमेंट बेसिकली मुखर्जी कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया। इसे एक्सेप्ट किया गया 1990 में और फिर गाडगिल फार्मूला में थोड़ा और अमेंडमेंट किया गया ताकि राज्यों को ज्यादा सहूलियतें प्रदान की जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों गाडगिल फार्मूला भी राज्यों को हेल्प देने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए और बेसिकली राज्यों के बीच जो इम्बैलेंसेस हैं, राज्यों में जो असमानता पैदा हो जाती हैं, उसको आधार बना करके ये व्यवस्था की गई थी। बच्चों, जब अभी भारत की सरकार चेंज हुई, मोदी जी की फर्स्ट टेनोर की सरकार आई, तो हमारे आर्थिक गतिविधियों में बड़े चेंजेस हुए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया, पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया और उसकी जगह पर एक नई संस्था नीति आयोग का लाया, नीति आयोग का निर्माण किया। नीति आयोग भी वैसी ही संस्था है जैसे प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो नीति आयोग में जो था पहले टेनोर में, नीति आयोग में एनडीसी और प्लानिंग कमीशन दोनों को जोड़ दिया गया और कुछ नई बातें करी गई। बच्चों, 1 जनवरी 2015 को ये संस्था स्थापित हुई थी, नीति आयोग का गठन हुआ था और इसका भी यही है व्यवस्था है, इसमें भी यही व्यवस्था है कि प्राइम मिनिस्टर ही इसका एक्स ऑफिसियो होगा, प्राइम मिनिस्टर ही इसका अध्यक्ष होगा और काउंसिल की तरह
इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि एक डिप्टी चेयरमैन होगा, लेकिन इस डिप्टी चेयरमैन के साथ साथ एक और व्यवस्था दी गई है इसमें सीईओ का, जो प्लानिंग कमीशन में नहीं था। सीईओ की कोशिश ये है कि कोई ब्यूरोक्रेट इस पद पर लाया जाए और डिप्टी चेयरमैन की जगह पर कोई अर्थशास्त्री को बैठाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह किया गया। यानी कुल मिलाकर के जो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी था, उन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए यह लाया गया। अधिक कोऑर्डिनेशन, अधिक कोऑपरेशन बनाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। बच्चों, नीति का फुल फॉर्म अगर देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। यह भी उसी प्रकार से काम करता है जैसे एनडीसी और प्लानिंग कमीशन काम करता था, थोड़े चेंजेस के साथ। जैसे भारत सरकार के आर्थिक मामलों में विचार विमर्श करने थिंक टैंक का काम पूर्व में प्लानिंग कमीशन और एनडीसी का था, वैसे नीति आयोग का भी काम है कि यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करे आर्थिक मामलों पर। लेकिन इसके अलावा वो अन्य मामलों पर भी विचार विमर्श कर सकता है। बच्चों, अभी आपने देखा होगा कि नीति आयोग के एक सदस्य ने कोरोना के मामले में बड़ी सलाह दी थी। इसका मतलब यह है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। तो यह अनेक मुद्दों पर सलाह देती है। हालांकि इसे आर्थिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अनेक मुद्दों पर यह विचार विमर्श करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक विचार तैयार करने का काम करता है। यह एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है ताकि भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना सके। यह भी एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। यह नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों पर भारत सरकार को सलाह देता है और कैसे भारत को आगे डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट किया जा सके, इसके संदर्भ में यह एक्सपर्ट की मीटिंग करता है, उनसे विचार विमर्श करता है, डिस्कशंस करता है और फिर भारत सरकार को उससे संबंधित सुझाव देता है। अगला इसका काम है टू चेंज इम्परेटिव प्लानिंग इनटू इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्परेटिव का मतलब जो प्लानिंग कमीशन था, उसमें प्लानिंग कमीशन सेंटर के डोमिनेंस में रहता था। सेंटर के डोमिनेंस में रहते हुए वह प्लान बनाता था और राज्यों पर थोप देता था। लेकिन इसको अधिक निर्देशात्मक बनाने के लिए लाया गया, क्योंकि वास्तव में प्लानिंग कमीशन में यह था कि प्लानिंग कमीशन पहले प्लान बना लेता तो फिर राज्यों को दिखाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। राज्यों के साथ डिस्कशन करने के बाद प्लान के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। सभी राज्यों से पहले डेटा मांगे जाएंगे, उनसे बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, उनकी मीटिंग होगी और फिर उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे। यह नीति आयोग में अंतर था। फिर उसके बाद में आता है कि टू डेवलप मोर इकोनॉमिक फेडरलिज्म, यानी भारत में अधिक आर्थिक संघवाद को विकसित करने के लिए यह योजना प्रस्तुत की गई, यह योजना लाई गई। तो इस तरह से बच्चों, संस्था के लेवल पर जो प्लानिंग से संबंधित भारत में विचार विमर्श हुए थे, उस पर हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब जहां आज हम क्लास बंद कर रहे हैं, वहीं से फिर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, आपको
एक चार्ट दिख रहा है, ग्रोथ परफॉर्मेंस इन वेरियस प्लान्स, यानी अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में, यानी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लाई गई थी, उनमें क्या टारगेट किया गया था ग्रोथ रेट, और क्या अचीव हुआ ग्रोथ रेट, एक्चुअल अचीवमेंट क्या थी, उसका एक चार्ट है। इस चार्ट को हम इसके सेकंड पार्ट में फिर ओपन करेंगे और फिर यहीं से हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे कि एक एक करके योजनाएं देखेंगे कि इन योजनाओं में हमने क्या क्या लक्ष्य तय किए और क्या क्या हमने अचीव किया, क्या ये पंचवर्षीय योजनाएं हमारी सफल रही या असफल रही। तो इन सबसे संबंधित बातों पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ये बात यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।